ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये आता है सेकंड चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसमें बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर का मतलब समझो, ठीक है। इसमें मेन मेन पॉइंट्स दिया गया है। खैर पहले समझाता हूँ। बॉडी फ्लूइड्स में दो तरह का फ्लूइड आता है। हमारे बॉडी में दो फ्लूइड पाया जाता है, एक हो गया आपका ब्लड, दूसरा हो गया कौन? ब्लड से ही जो बनता है वो क्या है? लिम्फ है, ठीक है। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा लिम्फ का नाम। तो हम लोग पढ़ेंगे ब्लड और लिम्फ, इन दोनों के बारे में, और उनका सर्कुलेशन हमारे बॉडी में किस तरह से होता है। तो बेसिकली आपके चैप्टर में मेनली कवर क्या क्या जाएगा, कौन से सिस्टम के ऊपर? ब्लड वाला सिस्टम। लिम्फ के ऊपर बस एक ही छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, इसके बारे में फिर डिटेल्स में आपको मिलेगा कहाँ? क्लास 12 में मिलता है, ठीक। खैर, तो अब देखो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में पहले अगर आपको मेनली एम्फेसाइज करना है किसके ऊपर? ब्लड के ऊपर। तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड वास्कुलर सिस्टम, उसमें तीन कंपोनेंट है। एक हो गया आपका कौन? एक हो गया आपका जो ब्लड खुद ही है, जो मीडियम है। दूसरा जो ब्लड को पंप करने के लिए हमें चाहिए होता है पंपिंग ऑर्गन, हार्ट की बात कर रहा हूँ। और ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रास्ता हमने बना के रखा है, हम आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज मतलब ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्योंकि चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन है, तो पहले हमें बॉडी फ्लूइड्स के बारे में कहा जाएगा, मतलब ब्लड क्या है और लिम्फ क्या है। तो यहाँ पर देखोगे पहले ब्लड, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या? लिम्फ क्या है। उसके बाद हम लोग जाएंगे क्या? बॉडी फ्लूइड्स हो गया, उसके बाद हम लोग जाएंगे किसमें? उनका सर्कुलेशन कैसे होता है। लेकिन लिम्फ के सर्कुलेशन के लिए अलग से कुछ ज़्यादा नहीं दिया गया एम्फेसाइज। हाँ, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए आपको अच्छे से यहाँ पर कवर किया गया है चैप्टर के अंदर। सर्कुलेटरी पाथवे में जैसे आपको डबल सर्कुलेशन पढ़ाया जाएगा। डबल सर्कुलेशन मतलब ह्यूमन का जो सर्कुलेशन ब्लड का ही मेनली। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे कि ये डबल सर्कुलेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं दिया गया है लेकिन बुक में है, हम लोग पढ़ेंगे हार्ट कैसे पंप होता है। हार्ट का पंप होने का पैटर्न होता है, मतलब पूरा का पूरा हार्ट जो है एक ही साथ पंप नहीं होता, एक बार एट्रिया एक बार वेंट्रिकल, फिर दोनों रेस्ट करता है, फिर एट्रिया फिर वेंट्रिकल। इसी के साथ हमारे हार्ट का जो साउंड आता है ना, जिसको हम लोग लब डब लिखते हैं, वो कैसे प्रोड्यूस होता है, कौन से वाल्व के क्लोज होने से, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। जिसको कहा जाता है कार्डियक साइकिल कहा जाता है इस पैटर्न को। इसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग जाएंगे कार्डियक साइकिल से ही रिलेटेड एक डायग्नोस्टिक टेक्निक है, ठीक है। वो टेक्निक यूज करके हार्ट के डिजीजेस को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसको कहा जाता है ईसीजी कहा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है, ठीक है। वो भी पढ़ेंगे। ये सब कुछ पढ़ने के बाद फिर हम लोग जाएंगे क्या करने? रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी पढ़ेंगे, हार्ट की एक्टिविटी को हम लोग कैसे रेगुलेट करते हैं। उसके बाद हार्ट से रिलेटेड कुछ डिजीज जैसे हाइपरटेंशन हो गया, कई बार हमारे हार्ट में ब्लॉक हो जाता है, जो बाईपास सर्जरी वगैरह करना होता है, वो सब क्या डिजीज है देखेंगे। हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, फिर हार्ट अटैक, ये सब अलग अलग चीज़ें उसको समझेंगे अच्छे से, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग मेन टॉपिक जो पढ़ेंगे, आज का टॉपिक हमारा होगा ब्लड, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आप लोग चैप्टर का नाम लिखो और उसके अंदर फिर फर्स्ट हेडिंग बना लो ब्लड। चलो लिखो। अच्छा, अब देखो ब्लड के बारे में फर्स्ट सेंटेंस बुक में क्या लिखा गया है। बुक में द वेरी फर्स्ट सेंटेंस जो ब्लड के बारे में लिखा गया है, कहा गया है ब्लड इज ए व्हाट? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ ए फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको कहा जाता है प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मतलब सेल्स की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा देखो, एक एक करके आपको समझना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा ब्लड के बारे में, क्या कहा? व्हाट इज ब्लड पूछने से इट्स ए व्हाट? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। इसको स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। क्यों? मैं आपको समझाता हूँ क्या खास है इसमें, ठीक है। टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू जब पढ़ा जाता है ना, तो आपको यहाँ पर बॉक्स के अंदर मैं लिखा देता हूँ कि जनरली एक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर तीन कंपोनेंट पाया जाता है। टिश्यू हैज थ्री कंपोनेंट्स, तीन कंपोनेंट्स पाया जाता है, ठीक है। तीन कंपोनेंट जो पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, वो एक तो टिश्यू है तो उसमें आपको क्या मिलना है? सेल्स तो मिलना ही है। फिर सेल्स के बीच में जो स्पेस रहता है उसमें पाया जाता है क्या? मैट्रिक्स, या फिर उसको कहा जाता है क्या? ग्राउंड सब्सटेंस कहा जाता है। और फिर कनेक्टिव टिश्यू में एक और कंपोनेंट पाया जाता है, वो है क्या? फाइबर्स पाया जाता है, फाइबर्स। ये तीन कंपोनेंट पाया जाता है किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में, ये तीन कंपोनेंट पाया जाता है। ब्लड स्पेशल इसीलिए है क्योंकि ब्लड में क्या नहीं रहता? फाइबर्स नहीं रहता। जितना ज़्यादा फाइबर रहेगा कनेक्टिव टिश्यू में, वो कनेक्टिव टिश्यू उतना ही ज़्यादा क्या होता है? हार्ड होता है, स्टिफ होता है। ब्लड और लिम्फ क्या है?
पानी की तरह है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है उसको। और ये पानी की तरह कैसे बन पाया? क्योंकि ये क्या है, बताओ ये क्या है? ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें क्या नहीं है, फाइबर नहीं है। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे बोथ, क्या लिखेंगे हम लोग, बोथ ब्लड एंड व्हाट एंड लिम्फ आर स्पेशल बिकॉज उसमें क्या नहीं होता, बोलो उसमें क्या नहीं होता, बिकॉज दे लैक व्हाट, क्या नहीं होता बोलो, फाइबर्स, बिकॉज दे लैक फाइबर्स, और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, एंड दे आर नोन एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ब्लड को स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा गया हमें समझ आ गया, और नॉर्मली एक कनेक्टिव टिश्यू में होता क्या क्या वो भी हमने यहाँ पर सीख लिया। फिर ब्लड में क्या क्या होता है, फिर ब्लड में दो ही चीजें होंगी, क्या, सेल्स और क्या, मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखते हैं ब्लड का कॉम्पोजिशन। अब नेक्स्ट आप लोग लिखो ब्लड में होता क्या क्या है, देखो ऐसे आप लोग लिखो, मैथ्स की तरह लिखो, ब्लड इक्वल्स टू, ब्लड में होता है क्या, प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा मतलब उसके मैट्रिक्स का ही नाम क्या है, प्लाज्मा है। और मैंने कहा कि मैट्रिक्स होगा और क्या रहेगा, सेकंड कंपोनेंट, जो मैट्रिक्स के बाद सेकंड कंपोनेंट क्या था, सेल्स तो होगा ना, इसमें फाइबर्स एब्सेंट है, सेल्स रहेगा। तो जो सेल्स है उनको यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहा जाता है, मतलब सेल्स की बात हो रही है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बताऊं कि जो प्लाज्मा होता है ब्लड में, कंपोजिशन वाइज देखा गया है कि प्लाज्मा होता है कितना, ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है। तो फिर फॉर्म्ड एलिमेंट कितना परसेंट होगा, 55% तो हो गया प्लाज्मा, तो बाकी कितना बचा फिर 100 में से 45% आपका क्या होगा, फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, तो अब प्लाज्मा का कंपोजिशन हम लोग पढ़ेंगे। प्लाज्मा में होता है ढेर सारा वाटर रहेगा, इसमें इसमें होता है ढेर सारा वाटर, फिर इसमें होता है प्रोटीन्स। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ कुछ इधर उधर की चीजें, जैसे मिसलेनियस जिसको हम लोग बोल देंगे मिला के। अब जरा बुक देख के आपको बताना है वाटर कितना परसेंट रहता है, प्लाज्मा का कितना परसेंट वाटर कंप्राइज करता है। देखो बुक में आपको मिलेगा 92%। ये जो बुक का जो फिगर्स है, फैक्ट्स है, वो आपको पूरा याद रखना है। ठीक है, इसको आप लोग गैस करके नहीं, या फिर 19-20 नहीं चलेगा इसमें। प्रोटीन्स कितना रहता है, 6 to 8%, यही 2% बुक में दिया गया है। इसके अलावा जो मिसलेनियस है वो उसका परसेंटेज बुक में नहीं दिया गया है, वो हार्डली 1 to 2% कंप्राइज करता है। तो हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा है वो ऑलमोस्ट वाटर जैसा ही है, लेकिन उसमें क्या मिक्स है, प्रोटीन और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह कुछ कुछ मिक्स है, मिक्स रहता है। चलो ठीक है, देखेंगे प्रोटीन्स में। यहाँ पर प्रोटीन्स में एक क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग लिखोगे, क्वेश्चन लिखना आप लोग, नेम, चलो लिखो क्वेश्चन लिखो, साथ साथ लिखना है, नेम द 3 मेजर प्रोटीन्स फाउंड इन प्लाज्मा। फिर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ऑल्सो मेंशन, ऑल्सो मेंशन क्या करना है, देयर फंक्शंस, तीनों प्रोटीन्स का नाम लिखना है और उनका फंक्शंस लिखना है। अब देखो बुक में आपको मिल जाएगा 3 प्रोटीन कौन कौन सा है, बुक देख के बताओ। चलो 3 प्रोटीन, मेजर प्रोटीन्स के बारे में कहा गया है। हाँ, तो आंसर जब लिखेंगे आप लोग साफ साफ लिखोगे, बुक में जो 2 चीज़ पूछा गया, आपको नाम पूछा गया और क्या, फंक्शन। तो आप टीचर के लिए इजी कर दोगे, नोट्स सही हो जाता है। फिर आप क्या लिखोगे, नेम ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सॉरी फंक्शंस लिखना है, यहाँ लिखना है आपको फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के लिए लंबा जगह छोड़ना है आपको, थोड़ा बड़ा जगह। नेम पहला क्या दिया गया है बुक में, फाइब्रिनोजेन, इसका फंक्शन क्या दिया गया देख के बताओ। ये हेल्प करता है किसमें, ब्लड के कोआगुलेशन में या फिर क्लॉटिंग में। तो आप लोग यहाँ पर लिखोगे हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। क्लॉटिंग समझ में आता होगा आपको, है ना, कहीं कुछ कट वगैरह हो गया तो ब्लड निकलते रहता है, उसको नेचुरली रोका जाता है, वहाँ पर एक क्लॉट फॉर्म हो जाता है। ज़्यादा डीप कट होगा तो क्लॉट जल्दी बनेगा नहीं वैसे, और एक टाइम के बाद तो बहुत ज़्यादा डीप कट होने से क्लॉट बनेगा ही नहीं। ठीक है, कुछ माइन्यूट
कट है तो वहाँ पर ब्लड क्लॉट हो सकता है। फिर सेकंड जो दिया गया बुक में, नाम बताओ फिर, नेक्स्ट प्रोटीन किसका नाम दिया गया है? ग्लोब्यूलिन दिया गया है। और ग्लोब्यूलिन का फंक्शन क्या दिया गया है? हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग बॉडीज डिफेंस में हेल्प करता है ना, तो हम लोग लिखेंगे प्रोवाइडिंग इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ इम्यून रिस्पॉन्स कैसे ये प्रोवाइड कर रहा है। एक्चुअली दे फॉर्म व्हाट? एंटीबॉडीज। हमारे बॉडी, एंटीबॉडीज का नाम सुना होगा ना आपने? एंटीबॉडीज जो हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? एंटीजेन कहा जाता है। और उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए हमारे बॉडी में जो चीज़ें बनती है उनको कहा जाता है क्या? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज हमें प्रोटेक्ट करता है। और एंटीबॉडीज बाय नेचर एक्चुअली क्या है? प्रोटीन्स है। और वो किस तरह का प्रोटीन है? दे आर एक्चुअली व्हाट? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन फाउंड इन आवर व्हाट? प्लाज्मा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं एंटीबॉडीज कहाँ पाया जाता है? एंटीबॉडीज आर फाउंड इन व्हाट? प्लाज्मा। ठीक है, हमारे ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है। दे फॉर्म एंटीबॉडीज। इनफैक्ट एंटीबॉडीज का एक और नाम ही है वैसे। एंटीबॉडीज आर नोन एज, उनको कहा जाता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, शॉर्ट में लिखा जाता है आईजी। अब देखो ये इम्यून सिस्टम के ऊपर क्लास 12 में हमें एक चैप्टर मिलता है, चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। उसमें आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर अच्छे से समझाया जाता है और एंटीबॉडीज के अलग अलग टाइप के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताया जाता है। अब इस क्वेश्चन का ये आंसर का ये पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि एंटीबॉडीज अलग अलग टाइप का जो होता है किस टाइप का होता है। एंटीबॉडीज आर मेनली 5 टाइप्स। 5 टाइप का होता है एंटीबॉडी। उनको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाएगा IgA, ऐसे लिखा जाएगा IG, फिर आ जाएगा D, IgE, ऐसे लिखा जाएगा। तो IG मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन ही है, मतलब वो ग्लोबुलिन जो इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो A फॉर, ये ग्रीक अल्फाबेट से लिया जाता है, अल्फा, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा मतलब। D फॉर क्या होगा, गेस करो? डेल्टा। ई से कुछ मिला होगा आपको ग्रीक लैंग्वेज में, ई से ना एप्सिलॉन। मैथ्स में यूज नहीं करते हम लोग एप्सिलॉन नॉट, एक ई जैसा लिखते हैं जो एप्सिलॉन, ऐसा कुछ नहीं देखा आपने सिंबल? कुछ इस तरह का सिंबल मैथ्स में यूज होता है। फिर एक मिलता है आपको IgG, जी फॉर आपको तो पता होगा कॉमन है, क्या है? गामा। और एक मिलता है आपको IgM, M फॉर म्यू। म्यू ये जो माइक्रो वगैरह नहीं लिखते हम लोग, म्यू पढ़ते हैं ना। तो ये 5 तरह का एंटीबॉडी है। ऑल ऑफ देम आर व्हाट? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स एक्चुअली। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत ही एक की इंग्रेडिएंट है ग्लोब्यूलिन्स, जो प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका क्या चीज? थर्ड प्रोटीन कौन सा है? 3 प्रोटीन पाया जाता है, तीसरा प्रोटीन का नाम बताओ। थर्ड प्रोटीन कौन सा बताओ? तीसरा है आपका क्या? एल्बुमिन। और एल्बुमिन किस में हेल्प करता है? हेल्प्स इन मेंटेनिंग व्हाट? क्या लिखा गया बुक में? इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस। अब देखो जिनको नहीं समझ आ रहा है, देखो आंसर तो खत्म हो चुका है क्वेश्चन का, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ ऑस्मोटिक बैलेंस क्या है। फिर से जो भी हम लोग एक्स्ट्रा समझने के लिए लिख रहे हैं वो बॉक्स के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है, वो आंसर का पार्ट नहीं है। ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। आप लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस पढ़ा ना आपने? ऑस्मोसिस, हाँ ठीक है, चल जाएगा। देखो ऑस्मोटिक बैलेंस क्या है, जैसे मैंने ये ब्लड कैपिलरी बना दिया, ठीक है। ब्लड कैपिलरी का जो वॉल है वो क्या है? सेल से बना हुआ है, प्लास्टिक का तो बना हुआ वॉल है नहीं। तो सेल का बना हुआ जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल से जो सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर रहेगा, तो वो सब ही उसका क्या है? बैरियर नहीं है। जैसे यहाँ पर सेल है, तो सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या रहता है? सेमी परमिएबल। तो उसके थ्रू क्या रहेगा? ऑस्मोसिस हो सकता है कि नहीं?
समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? उसके थ्रू क्या हो सकता है? ऑस्मोसिस हो सकता है। अब इसके बीच में से क्या जा रहा है? इसके थ्रू जा रहा है क्या? ये ब्लड है, ठीक है। ब्लड का मैंने सेल वगैरह नहीं बनाया, ये बस ऐसे ब्लड बना दिया, ठीक है। अब ब्लड के बाहर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है आपका क्या? यहाँ क्या है बताओ तो? यहाँ पर है लिम्फ। हाँ, ये है आपका लिम्फ, और ये रहा आपका ब्लड। रेड में ऑब्वियसली क्या है? ये ब्लड है। अब देखो, ब्लड और लिम्फ के बीच में सर्टेन ऑस्मोटिक बैलेंस होना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा ब्लड जो है बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, यहाँ पर बहुत ज्यादा डाइल्यूट, मतलब समझते हो ना, डाइल्यूट का ऑपोजिट वर्ड क्या है? कंसेंट्रेटेड। लिम्फ बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड है, ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, तो पानी का मूवमेंट किस तरफ होगा? फ्रॉम द ब्लड या टू द ब्लड? फ्रॉम द ब्लड होगा, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा है और यहाँ पर सॉल्ट ज्यादा है। आई बात समझ? तो ऐसा अगर हुआ तो फिर यहाँ से ढेर सारा क्या होगा? वाटर लॉस होगा, और हमारा ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा? ड्रेस्टिकली ड्रॉप हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर अगर आपको डाइल्यूट नेचर कम करना है तो यहाँ पर कुछ आपको सॉल्यूट डालना पड़ेगा। वो कौन है? वो है आपका एल्बुमिन। आई बात समझ? तो यहाँ पर कुछ एल्बुमिन है जो बेसिकली इसको मेंटेन रखता है। किसको मेंटेन रखता है? इस ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, ताकि बहुत ज़्यादा क्या वाटर आउटफ्लो या फिर इनफ्लो भी ना हो, एक सर्टेन इक्विलिब्रियम में रहे वो, ठीक है। नहीं तो ब्लड बहुत कम हो जाएगा, लेकिन आपके टिश्यूज के बीच में पानी पानी मतलब लिम्फ बहुत ज़्यादा भर जाएगा। समझ आ रही बात? तो ये एल्बुमिन इस ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो आपके ब्लड में अगर प्रोटीन कम है, समझ रहे हो क्या हो जाएगा? ब्लड में प्रोटीन मतलब एल्बुमिन अगर कम है, तो फिर आपके ब्लड से वाटर लॉस ज़्यादा होगा, और टिश्यूज के बीच में जैसे पानी जमा हो गया ना, वैसा टाइप हो जाएगा, मतलब पाफी पाफी टाइप हो जाएगा बॉडी आपका, इस टाइप का हो जाएगा। आप बुक में पढ़ोगे, बुक में आप पढ़ोगे ना, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये हमने एड्रेस कर लिया, ठीक है। 55% प्लाज्मा है, उसमें वाटर इतना रहता है, बाकी 6 to 8% क्या है? प्रोटीन्स है। उसमें से 3 मेजर प्रोटीन्स के बारे में कहा गया है, उनके फंक्शंस के बारे में हमने लिख लिया, डिस्कस कर लिया। उसके बाद कहा गया है, देखो ऑस्मोटिक बैलेंस के बाद क्या लिखा गया है? कहा गया है कि प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स, क्या क्या लिखा जाता है? स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स, जैसे सोडियम, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड वगैरह, ये सब रहेगा, जिनको हम लोग जनरली क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। और साथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में, खाना डाइजेस्ट होता है, जैसे स्टार्च खाते हैं तो डाइजेस्ट होके क्या बनता है? स्टार्च खाएंगे हम लोग तो डाइजेस्ट होके एंड में क्या बनेगा? ग्लूकोज। लिपिड खाते हैं, एंड में क्या होता है? फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। प्रोटीन खाते हैं, एंड में क्या होता है? एमिनो एसिड। तो ये सब डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन में, और एब्जॉर्ब होके फिर कहाँ पहुंच जाता है? वो हमारे बॉडी फ्लूइड्स में। तो बॉडी फ्लूइड्स में जैसे ब्लड में क्या पहुंच जाता है? ग्लूकोज पहुंच जाता है, एमिनो एसिड, फिर लिपिड्स भी आएंगे उसमें, ठीक है। ये सब डाइजेस्टेड फूड आ गया, मिनरल्स आ गया। फिर जैसे यहाँ पर नहीं कहा गया है, और भी चीज़ें ब्लड में होंगी, जैसे मान लो हमारे बॉडी में कुछ कुछ सिग्नलिंग के लिए, जैसे मान लो पिट्यूटरी से रिलीज होता है कुछ हार्मोन जो जाके हमारे टेस्टिस को सिग्नल देता है। तो पिट्यूटरी हमारे ब्रेन के पास में होता है, टेस्टिस तक वो कैसे कैसे पहुंचता है? थ्रू ब्लड। तो ब्लड में कहाँ रहेगा? वो प्लाज्मा में। है वो समझ? तो ये सब चीज़ें मिला के 1 to 2% कंप्राइज करता है ब्लड का, ठीक है। तो हमने वो मिसलिनियस जो ऊपर लिखा था कॉम्पोजिशन में, हमने जो मिसलिनियस लिखा था, तो मिसलिनियस के बगल में अगर जगह है तो वहीं पर आप लोग लिख के छोड़ दो क्या क्या पाया जाता है। ये जो 1 to 2% लिखा था, इसी में लिख दो कि 1 to 2% क्या क्या रहता है। उसमें मेनली होगा क्या? मिनरल्स जो लिखा गया है, या फिर हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अभी आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि कभी जैसे हमें डायरिया वगैरह हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाने से, नॉर्मल पानी पीने से ज़्यादा अच्छा है हम लोग वो इलेक्ट्रोलाइट्स वाला पानी पिए, ओआरएस जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। लेकिन ओआरएस का वो वाला जूस जो आता है वो सही ओआरएस नहीं है एक्चुअली, ठीक है, आपको पता है ना, वो मत पीना। जो एक पैकेट आता है ना पाउडर फॉर्म में, उसको पानी में मिला के पीना है, क्योंकि आप जब पानी पीते हो तो बॉडी में उस पानी को रिफिल कर रहे हो। इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं लोगे ना तो आपके बॉडी में पानी तो जाएगा, लेकिन आपका ब्लड क्या हो जाएगा? फिर डाइल्यूट नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट्स वाला पानी पीना चाहिए। अच्छा, वैसे हमारे पानी में भी मिनरल्स होता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, इसमें क्या रहता है? डाइजेस्टेड फूड।
डाइजेस्टेड फूड रहता है, और फिर आपको क्या कहा मैंने, हॉर्मोन्स एटसेट्रा डाल दो, ठीक है, और भी कुछ निकल सकता है, तो ये सब चीज़ें पाई जाती है। कॉम्पोजिशन हो गया, तो फिर देखो लास्ट लाइन, यहाँ पर फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज़ कहा गया है, सीरम बोल के एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया गया यहाँ पर, ठीक है। सीरम और प्लाज्मा ऑलमोस्ट सेम है। आपको अगर पूछा गया सीरम में कितना % वाटर रहता है, तो आंसर क्या है, 90 to 92% ही है, ठीक है। सीरम में प्रोटीन होता है कि नहीं होता है, सीरम में प्लाज्मा से कम प्रोटीन होता है, ये सब आपको स्टेटमेंट बना के दिया जाएगा। क्यों सीरम है क्या एक्चुअली चीज़ आप लोग समझो, यहाँ पर साफ साफ डेफिनेशन कहा गया है कि प्लाज्मा विदाउट व्हाट, क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड व्हाट, सीरम। और क्लॉटिंग फैक्टर्स में मोस्टली वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन से मिलता है। जैसे एक क्लॉटिंग फैक्टर हो गया फाइब्रिनोजन, ऐसे एक नहीं, हमारे बॉडी में टोटल 12 ऐसा फैक्टर है ब्लड में जो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो आप लोग लिखोगे ये चीज़, जैसे हमने ब्लड लिखा था वैसे ही हाईलाइट करके आप लोग लिखोगे कि सीरम इक्वल्स टू, लिखो सीरम इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस क्या है इसमें, क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो फिर इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे तो फिर वही निकल के आएगा, उसमें है क्या फिर, प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर माइनस करेंगे तो उसमें रहेगा क्या फिर, वाटर रहेगा कि नहीं, प्लाज्मा में क्या क्या था हमने देख लिया, वाटर रहेगा उसमें। फिर प्रोटीन्स मिलेगा कि नहीं उसमें, मिलेगा, खाली वो प्रोटीन्स नहीं मिलेगा जो हेल्प करता है किसमें, क्लॉटिंग में, तो अदर प्रोटीन्स मिलेगा जो इन्वॉल्व नहीं है, नॉट इन्वॉल्व इन व्हाट, नॉट इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग, वो सारा प्रोटीन आपको मिल जाएगा, जैसे कि एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, ये सब मिल जाएगा। फिर आपको क्या मिल जाएगा, बाकी जो मिसलिनियस सब्सटेंसेस है वो सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मिसलिनियस में एक आता है क्या, कैल्शियम। कैल्शियम क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कैल्शियम भी एक क्लॉटिंग फैक्टर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट कैल्शियम, क्लॉटिंग में कैल्शियम यूज हो जाएगा। अच्छा, जैसे हमने मान लो किसी से थोड़ा सा ब्लड ले लिया इंजेक्शन से, ठीक है, ब्लड थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर लिया, ब्लड को कुछ देर रखेंगे ना, तो रखने के बाद ब्लड अपने आप ही क्या बना लेगा, एक ब्लैक कलर का क्लॉट बना लेगा। आपने देखा होगा घर में अगर नॉनवेज आप लोग का चलता है तो आपने देखा होगा ना, फिश वगैरह या फिर चिकन वगैरह लाने से उसको धोते टाइम कुछ रेड कलर का, ब्लैकिश रेड कलर का कुछ कुछ ऐसा ब्लड का क्लॉट मिलता होगा, तो ब्लड कुछ इस तरह का क्लॉट बना लेगा, तो ये ब्लड क्लॉट बन चुका है। लेकिन इसके ऊपर आपको क्या मिल जाता है, आपको हल्का सा यहाँ पर लिक्विड मिल जाएगा थोड़ा सा। ये जो लिक्विड वाला पार्ट है ये अब सीरम है या प्लाज्मा है, नहीं, क्योंकि क्लॉट बन चुका है ना, तो ये सीरम हो गया। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि लैब में जो हम लोग टेस्ट ट्यूब्स वगैरह या फिर ट्यूब्स वगैरह जिसमें ब्लड लिया जाता है ना, जैसे सैंपल लिया जाए टेस्ट करने के लिए, उसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता, तो उसमें खास तरह का क्या एक कोटिंग रहता है जो कैल्शियम को खींच लेता है, बिना कैल्शियम के ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, क्योंकि क्लॉट होगा तो उसमें टेस्ट कैसे होगा ब्लड का। कैल्शियम मतलब जितना भी स्टेप है ना उसमें कई सारे स्टेप्स में कैल्शियम का रोल है, तो कैल्शियम को खींच लेंगे ना तो बीच में ही रुक जाएगा काम, ठीक है। चलो, तो आपको ये प्लाज्मा वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, ठीक है।